अभी आज़ादी को 74 साल हो रहे हैं और संविधान लागू होकर लगभग 70 साल हो रहे हैं। और 70 साल होने के बाद हम इस देश में एक बड़ा डेवलपमेंट देख रहे हैं। वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो नेशनल वेल्थ है, वो नेशनल वेल्थ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है। और इस निजीकरण के विरोध में जो हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है और राष्ट्र की संपत्ति बेची जा रही है। जब राष्ट्र की संपत्ति बेची जाती है कि राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उस राष्ट्रीय संपत्ति का मालिक भारत की प्रजा होती है। और जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो एक उद्योगपति उसका मालिक बन जाता है। इतना महत्वपूर्ण फर्क है और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये बात हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। एक तो ये भयंकर काम इस देश में हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत नीचे की तरफ चली गई, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उद्योगपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। और ये जो संपत्ति बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, ये विचार करने का मुद्दा है कि जब अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है तो निजी व्यक्तियों की संपत्ति क्यों बढ़ रही है, तो सरकारी संपत्ति बेचने की वजह से बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। इतना भयंकर काम इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस दौरान हम देखते हैं कि जब निजीकरण हो रहा है तो पहले तो जो निजीकरण है, ये मूलतः हम लोग ऐसा कहते थे, या जिन ऊंचे जाति के लोगों ने इस निजीकरण को रिजर्वेशन के विरोध का एक हथियार बनाया कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो, एटोनॉमस बॉडीज हो और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का हो, ये जो विभाग हैं, गवर्नमेंट के लगभग 5 विभाग हैं, उन 5 विभागों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और रिजर्वेशन पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में, राज्य सरकार में जो रिजर्वेशन इस विभाग में लागू था, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से ये काम, ये रिजर्वेशन जो है वो जीरो हो रहा है। कि जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उस प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू नहीं है। और इस वजह से अब सरकार का काम तो लगातार बढ़ रहा है, सरकार का काम कम नहीं हो रहा है। जब सरकार का काम बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए काम को काम करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो सरकार इस स्थिति में एम्प्लॉयमेंट की भर्ती कैसे करती है, तो कंट्राटी तरीके से जो आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती की जाती है। अभी एक उदाहरण पेपर में सामने आया था, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर मंत्रालय में जा रहे थे, तो जो लिफ्ट मैन था उसको उन्होंने पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो उसने बताया 8,000।
तो मीडिया वालों को जानकारी मिली, उसने बताया कि सरकार तो 20,000 देती है, तो उसको जो आउटसोर्सिंग करने वाले लोग हैं वो उनको केवल 8,000 देते हैं और 12,000 केवल मजदूर सप्लाई करने के उनको मिलते हैं। उनको कुछ भी करना नहीं है। वो मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसियां जो है वो किसकी है? वो ब्राह्मणों की है। और होम डिपार्टमेंट में उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। और वो 12,000 में से एक आदमी के पीछे 12,000 मिल रहा है उसको, उसमें से 6,000 रुपया पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग में जाता होगा और 6,000 रुपया उसको कंपनी को, जो इस तरह की एजेंसी है, उसको जाता होगा। इससे लूटने का एक तंत्र बनाया गया है और जो कंत्राटी, जो आउटसोर्सिंग मजदूर है, उसको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो लेबर लॉस के तरह फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी उसको अवेलेबल नहीं है। सारी फैसिलिटी जो है खत्म कर दी गई है। तो ये एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो संगठित विभाग है, इस संगठित विभाग में लेबर लॉज लागू है, मगर जो असंगठित विभाग है जिसमें 90% से ज्यादा लेबर असंगठित विभाग में काम कर रहे हैं। देश के अंदर हमारे यहाँ असंगठित विभाग है, उसमें 90% लेबर काम कर रहे हैं। और वो जो असंगठित विभाग में 90% लेबर काम कर रहे हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। और जो कल्याणकारी कानून उपलब्ध हैं उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो इसलिए, और अमल किया जाता है तो 5-10% से ज्यादा अमल नहीं होता है। इस तरह का असंगठित लोगों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जाति और अन्याय होने का काम हो रहा है। तो उनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा अन्यायकारक है। उनको भी किसी तरह की कोई फैसिलिटी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ये एक बहुत भयंकर परिस्थिति सारे देश भर में हो रही है। और ये लगभग 45 करोड़ जनसंख्या वाला ये लेबर असंगठित विभाग है, इनके साथ ये सारी बातें हो रही है। तीसरी बात ये है कि ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में भारत की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और -23.9 यानी 24% माइनस चली गई, उसका जो जीडीपी है वो माइनस चली गई है। तो इसका परिणाम उद्योगपतियों पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका सारा का सारा परिणाम जो है वो लेबर लोगों पर, और उसमें सबसे ज्यादा असंगठित जो मजदूर है उन लोगों के ऊपर हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल उनको सैलरी देना बंद कर दिया तो उनको 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव जाना पड़ा। सरकार ने रेल बंद कर दी और रेल बंद करने के बाद उनको 2-2 हजार किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। और उसमें कई मजदूर मारे गए, कई महिलाएं प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे पैदा करने के दौरान मारी गई। सरकार को इसके बारे में संसद को पूछा गया कि कितने लोग मारे गए, तो सरकार के पास किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं। और कितने लेबर सड़कों पर चलते रहे हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भारत सरकार के वकील ने, तुषार मेहता ने एफिडेविट दाखिल कर दिया और कहा कि एक भी मजदूर सड़कों पर पैदल नहीं चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों में जो टीवी चल रहा था उस टीवी पर लगातार मजदूर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को किस तरह से स्वीकार किया, और लगभग 69 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मगर उन्होंने कॉग्निजेंस लेने का काम नहीं किया। इससे पता चलता है
कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह से जन विरोधी काम में लगा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। ये भयंकर परिणाम जो है हमें इस समय में दिखाई दिया। आरएसएस के सरसंघ चालक ने ये कहा कि कोरोना काल जो है, लॉकडाउन जो है अवसर है। इस अवसर के दौरान उन्होंने बहुत सारे भयंकर काम किए, उसमें लेबर लॉज को खत्म करने का भी काम किया। उसमें बहुत सारे कामों में लेबर लॉज और किसानों के विरोध में कानून पास करने का काम किया, लेबर के विरोध में कानून पास करने का काम किया। ये सारा का सारा षड्यंत्र जब संसद में हो रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने बायकॉट करके बीजेपी को संसद में आवाजी वोट से कानून पास करने का अवसर दिया। कांग्रेस ने संसद में रहकर विरोध करना चाहिए था, विरोध करने के बजाय वो बायकॉट करके चले गए। और बायकॉट करने के बाद बड़े आसानी से उनको ये कानून पास करने का मौका मिला। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस भी इस तरह के कानून को अमल में लाने के लिए बीजेपी को गुप्त रूप से मदद करने का कार्य कर रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये सारा का सारा मामला जो है, ये सारा मामला जो है बहुत षड्यंत्र के तहत, बहुत संगनमत के साथ में बहुत सारा ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। लेबर लॉज के अंदर जो ट्रेड यूनियन के अधिकार है उसको भी खत्म कर दिया गया है, और जो नए कानून लाए हैं उस नए कानून के अधिकार के तहत अब लगभग ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोगों को प्रभाव शून्य करने का कानून बनाया गया है। जो ट्रेड यूनियन लोग हैं, जैसे आरएसएस का भारतीय मजदूर संघ है, वो भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी हम स्ट्राइक करेंगे ऐसा कह रहे हैं, बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे ऐसा कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं करेंगे कि ये कानून पीछे लिया जाए, वो इसलिए कहेंगे बल्कि सरकार को कह देंगे कि आप अपना काम करो, कानून बनाने का, कानून लागू करने का हम लोग विरोध करेंगे। ये दिखावे के लिए करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे समर्थक वर्ग हमारे संगठन को छोड़कर दूसरे संगठन में जा सकता है। और इस वजह से ये नौटंकी और नाटक का काम इस देश में चल रहा है, उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये संगनमत जो है उद्योगपतियों के साथ है, ये कोलूजन जो है ये उद्योगपतियों के साथ है, विरोधी पार्टी के साथ है। और ये संगनमत इस देश में जो राजनीतिक दल है, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है, उन सब लोगों के साथ में है। ये सारा संगनमत बना करके ये सारा का सारा मामला हो रहा है। इसे भी हम लोगों को बड़े पैमाने पर सही तरीके से समझने की जरूरत है। तो जो लोगों को बहुत सारे लेबर लॉज में जो सिक्योरिटी की गारंटी दी गई थी, वो सिक्योरिटी की गारंटी भी खत्म कर दी गई है। और इस तरह से जो लेबर लोग हैं उनके जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर संकट में डाल दिया गया है। पहले 100 लोगों के जो कंपनियां हुआ करती थी, अगर उसको बंद करना है तो बंद करने का अब कानून बनाया कि 300 तक कर्मचारी या लेबर वाला जो स्थापना है या यूनिट है इंडस्ट्रियल, उसे उद्योगपति सरकार के परमिशन के बगैर ही बंद कर सकता है। तो ऐसे तो लगभग 90% औद्योगिक यूनिट है। इसका मतलब है 90% एरिया में ऐसा करने का अधिकार बहाल कर दिया गया है। ये सारा षड्यंत्र उद्योगपतियों के फेवर में किया गया है। ये सारी बातें हम लोगों को जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसे जानने की ज़रूरत है। और ये षड्यंत्र हमें जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इतने सारे कानून जो है, इतने सारे कानून, इतने सारी बातें, इतनी भयंकर बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ रिजर्वेशन प्रमोशन के विरोध में न्यायपालिका के द्वारा बहुत सारे फैसले आ रहे हैं। उसके साथ साथ केवल लेबर का ही नहीं, किसानों के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं।
उस कानून की वजह से कृषि मंडियां बंद हो जाएगी, उसकी वजह से वहां पर काम करने वाले जो लेबर है वो देशव्यापी संकट खड़ा हो जाएगा। इतने सारे कानून, इतनी सारे भयंकर परिणाम करने वाले कानून लाए गए। तो क्या सरकार को ऐसा करते वक्त डर नहीं लग रहा है? ऐसा करते वक्त डर नहीं लग रहा है? विद्रोह होने का डर नहीं लग रहा है? तो सरकार को विद्रोह होने का कोई डर नहीं सता रहा है। सरकार को विद्रोह होने का कोई डर नहीं सता रहा है। उसकी क्या वजह है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जिनको आंदोलन करना है करे, हमें आंदोलन करने वालों का विरोध नहीं करना है। आंदोलन करने के बाद भी चुनाव में तो हम ही चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन हमारे नियंत्रण में है। जब ईवीएम मशीन हमारे नियंत्रण में है तो हम लोग हर प्रकार का घोटाला करके चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सरकार को इस तरह के कानून बनाकर विद्रोह होने की कोई आशंका नहीं लगती है, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा हम लोग चुनाव जीत सकते हैं और सत्ता पर नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। अब मैं ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र विफल करने के लिए हमें दो काम करना बहुत जरूरी है। हमें ब्राह्मणशाही को खत्म करने का काम करना होगा और हमें पूंजीवाद को खत्म करने का काम करना होगा, और इसके लिए लेबर लोगों का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। तो दो बातें ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम केवल पूंजीवाद के शिकार नहीं हैं लेबर लोग, बल्कि लेबर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे गए हैं, और ये बांटने की वजह से उनका ज्यादा शोषण हो रहा है। तो पहले नंबर का कारण इसका ब्राह्मणशाही है, ब्राह्मणवाद है, और दूसरा कारण है पूंजीवाद। तो इनको संगठित होना चाहिए और पूंजीवाद को खत्म करने का काम करना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर बहुत सारे मौलिक अधिकार जो आज गवाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उसको हासिल नहीं किया जा सकता। एक बात यह। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ट्रेड यूनियन चलाना ही ट्रेड यूनियन का मकसद नहीं होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणवादी लोगों के ट्रेड यूनियन है, और उनका मकसद एक ही है ट्रेड यूनियन चलाने का और हमारे लोगों का शोषण करने का। तो हम लोगों को ट्रेड यूनियन चलाना मकसद नहीं है। ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोगों का मकसद होना चाहिए कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण करे, लेबर लोगों की सत्ता देश में लाई जाए, और लेबर लोग शासक वर्ग बने भारत का। और लेबर लोग अगर शासक वर्ग बन जाता है तब जाकर के लेबर लोगों के पूर्णता कल्याणकारी कार्य करने वाले कानून और अमल लाए जा सकते हैं।